मैं गया, मैंने कहा दरवाज़ा बजाया, आजा हैदर, अंदर आ जा। हैदर कह रही थी मुझे। कहने लगी कि की गल है हैदर, नाराज़ हो मुझसे? मैंने कहा किस चीज़ की नाराज़गी, आपसे क्या नाराज़गी? कौन? आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, आपसे क्या नाराज़गी आप? कहने लगा नहीं मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। मुझे कहने लगी मैंने माफ़ कर दे। म्यूजिशियन मुझे कहते थे वो उन्होंने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगती थी कभी। असल में वो दिल दिल फेंक थी ना। हाँ, मैं अपने ज़माने में यूँ समझो कि वो क्या कहते हैं रोमियो था, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी। तो बहरहाल अपनी बात ही है अपनी जगह पर। मैडम अपनी इज़्ज़त के काबिल एहतराम, तो कहने लगी कि मैं तो रिकॉर्डिंग करूँगी। मैंने कहा मैडम हमने तो मैडम मुझसे बात करी। कहने वो फिक्र नहीं करो, वो आयरन मैं आप ही हैंडल कर जाएगी। मैंने आके प्रोड्यूसर को बात किया, म्यूजिशियन को बताया, उन्होंने कहा नहीं हमारे सामने माफ़ी मांगेगी। मैंने कहा यार मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बोला यार अब आप भी इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो भैया। वो मैं महसूस वही है ना, हमारे यहाँ तो कैटेगरी होती है कि मतलब ये मीरासी है, इनके सामने माफ़ी मांगना। तो सबने समझाया उसको, तो बोला ठीक है। बहरहाल फिर उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। अब हमारे 3 गाने रहते। अब मैं एक जो बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, एक 2 गाना रह गया था जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ था, और वो सुरमूमल राणों में से थे, राणों में से वो गाना था। और वो कमाल की धुन बनाई थी इमदाद हुसैन ने, मुझे प्रीत नहीं मुझे प्यार ना हो तो राणल सा। और वो मैंने राज कपूर को जहन में रख के, राज कपूर की फिल्म का गाना था घर आया मेरा परदेसी आवारा का, वो रख के मैंने ख्वाब वाला सीन बनाया था उसमें। और उसमें मैंने ये दिखाया था कि राणो जो है वो चांद में से निकल के आता है, मूमल जो है बारह दरी में इंतज़ार में बैठी हुई है। तो उससे पहले एक दुआ था, दोहा जो था वो मूमल राणो में था। तो पंहिंजो तुझे चंग कई चंग चंग रात तुझे चंगे के चंदर चार्य। तो वो गाना बाद में मैंने राज कपूर से इम्प्रेस करके, और बाद में मैंने बादल में भी एक गाना बिल्कुल राज कपूर के गाना था, अपना आवारा का गाना था, वो उसी पे गाना पिक्चराइज किया था। तो ये घूंघट लायक कुंवर इस तरह। अब होता क्या है कि वो मेरा जो प्रोड्यूसर था वो कानों का कच्चा था। मेरा एक असिस्टेंट था इस्माइल मेमन, दूसरा, ये इस्माइल मेमन तो प्रोड्यूसर था, ये इस्माइल मेमन मेरा एक चीफ असिस्टेंट था, सिंधी था। उसने साहब क्या किया, उसने मेरे प्रोड्यूसर के वो जो कद्दू सेठ, उसको कद्दू सेठ भी बोलते थे, उसको कान भरे उसके। कहने लगा कि ये अभी नया आदमी है, ये तुम्हारी फिल्म का बेड़ा गर्क कर देगा, पहली फिल्म है इसकी, इसे तो अभी सीख कर आया, अभी पता नहीं जानता भी है या नहीं जानता है, तो बेड़ा गर्क, तुम्हारे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। उसने साहब मुझे उसने मतलब फारिग कर दिया। इस्माइल को भी बड़ा, मेरे वाला इस्माइल जो है उसको बहुत अफसोस हुआ। इन्होंने कहा कि यार फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिसको देनी थी फिल्म, वो खोजा था, आगा खानी था, वो मेरे फेवर में था 100%। वो मेरा मौत का था बहुत ही, मेरी इज्जत करता था, कहता था यार पढ़ा लिखा आदमी एक आया इंडस्ट्री में। उस ज़माने में हम लोग कौन थे, सोहेल राना पढ़ा लिखा, परवेज़ मलिक पढ़ा लिखा, और हमारे वहीद मुराद था, हम लोग 3 थे जो पढ़े लिखे थे। और एक शायर था जो इनके गाने लिखता था, नहीं इनके सोहेल राना के गाने कराची में उसने ही लिखे थे, बड़ा मशहूर शायर था यार कराची। मसरूर अनवर थे एग्जैक्टली, वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, एवे था वो भी। अब ये वो ज़माने में सोहेल राना कराची में थिएटर में भी म्यूज़िक बजाता था किसी ज़माने में। अब फिल्म तो चली गई, लेकिन इन्होंने बोला फिक्र नहीं करेंगे कुछ ना कुछ तेरे लिए, लेकिन कुदरत की बात थी, इसने उसको मेरे जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर था खोजा जो था हमारा दोस्त, उसको मैं कद्दू सेठ ने बोला कि मैं बेचना चाहता हूँ, मैं फिल्म से छुटकारा चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है। उसने कहा उसने उनके पास बहुत बड़ी पार्टी थी एक, और वो क्राउन सिनेमा के
बाबा भिट के भट्टी थे, कासिम भट्टी वालों में से थे। हाँ, बाबा भिट के वो मसाले भट्टी उनका नाम था। उन्होंने बाद में सिनेमा बनाई थी, ये क्या उसमें क्राउन सिनेमा, और उसी में मेरी फिल्म से इफ्तिताह हुआ था, घूंघट आए कुंवर से। बिल्कुल, वो लियारी से लगता है, वो लियारी का। अच्छा, हक्सपे वाला रोड, हक्सपे रोड कहलाता है। अब सब वो फिल्म में मुझे भी वापस मिल गई, लेकिन एक आदमी और मुझे मत्थे में लगा, वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ गया था। काका उसका नाम था, वो कैमरामैन था, वो लाहौर से आया हुआ था। वो साला जब भी कोई फिल्म में रीटेक करवाता था तो कहता था, ओ यार फड़िया ही नहीं जाएगा, बस सिंधी फिल्म है यार, को फड़िया नहीं। मैंने कहा भाई सिंधी फिल्म है तो फिल्म है, और जब जो बना रहा है वो कभी कोई नाम उसका भी कोई नाम होगा। कहने लगा कि बहरहाल उससे अनबन होती थी, लेकिन बहरहाल फिल्म हमने मुकम्मल कर ली। फिल्म मुकम्मल की, यानी आपको मज़े की बात बताऊं, उर्दू और पंजाबी फिल्म में 6 गाने मैडम नूरजहान के नहीं होते। एक मेहदी हसन का गाना भी था उसमें, रूना लेला के गाने थे, मेहदी हसन का, सब गाने 11 गाने थे फिल्म में। एक उस ज़माने में यार 12 गाने के मुकाबले में आपने बनाई थी, उसमें अगर 14 थे तो इसमें 11 गाने। अब उसमें ये गाना हुआ कि मेहदी हसन का गाना मैंने निकाल दिया। मैंने जब गाना सुना तो मैंने कहा यार ये गाना फिल्म में तो नहीं चलेगा, ये गाना ड्राइंग रूम में बैठ के सुनने का है। बड़ा खूबसूरत गाना था। उसको मेहदी हसन ने मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा था कि अगर ये मेहदी हसन गा जाए तो मैं मेहदी हसन के ख़ानदान का गुलाम बन जाऊंगा, ये गा नहीं सकता ये गाना। और सुबह से लेकर शाम हो गई, हाशिम कुरैशी रिकॉर्डिस्ट थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ईस्टर्न स्टूडियो वाले, सिंधी था ना, वो सिंधी था ओरिजिनली। वो उसके बड़े भी कई अफगानिस्तान से इधर से आए थे। तो कहने लगा कि गुलाम अहमद ये तुम्हारा म्यूज़िक डायरेक्टर क्या? मेहदी हसन ने मुझे बोला ये क्या बोलता है यार? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, सही है बात है, फिक्र नहीं करो। कहने लगा मेहदी हसन को, कहने लगा यार इसको हम टुकड़ों में एडिट कर देंगे, जो पोर्शन सही आ रहे हैं उसको एडिट कर लेंगे। कहने लगा नहीं जी मैं तो एक ही टेक में गाऊंगा। अब उसने भी जिद कर ली। बहरहाल उसने गाया। मुझे हाशिम ने कहा कि यार गुलाम हैदर ये 19-20 है, लेकिन ये है कि 19-20 कर लेंगे हम, उसको रिकॉर्डिंग में कुछ कर लेंगे, जब री रिकॉर्ड करेंगे। री रिकॉर्डिंग होती थी उस ज़माने में, गाने ट्रांसफ़र होते थे साउंड पे, साउंड फिल्म पे, और नेगेटिव अलग होता था, साउंड फिल्म मतलब अलग होती थी, पॉजिटिव अलग होता था, और रश प्रिंट अलग बनते थे। तो ये मतलब है मामला हो गया था। घूंघट आए कुंवर की तारीख रिलीज़ हो गई, और ये 69 की बात है। 70 में रिलीज़ हुई, 70 में रिलीज़ हुई, क्योंकि आखिरी फिल्म बाद में बताएंगे जब हम आएंगे उस पर। और ये फिल्म रिलीज़ हुई, और माशाल्लाह जब हम शूटिंग करने जाते थे ऐसा लगता था हम जैसे मुग़ल आज़म की शूटिंग करने जा रहे हैं। 6-6, 8-8 गाड़ियाँ, प्रोड्यूसर की 2 गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी अलग होती थी, एक कन्वर्टेबल छोटी गाड़ी होती थी लाल, मेरे हवाले की हुई थी ड्राइवर के साथ। मैं रहता भी इनके बंगले, कायद आज़म के बाज़ार के पीछे, एक वहाँ कॉस्मोपॉलिटन में, बिल्कुल उन बंगलों में एक बंगला था इनका भट्टियों का, जिसमें मुझे उन्होंने कमरा दिया हुआ था, नाश्ता दिया हुआ था, खाना मुझे स्टूडियो में मंगवा के देते, दोपहर का भी रात का भी। तो उन्होंने मतलब आई वॉज दी मोस्ट एक्सपेंसिव डायरेक्टर। उस ज़माने में पैसे भी मैंने सबसे ज़्यादा लिए थे, दूसरे 3,000 लेते थे, 4,000 लेते थे, मैंने 6,000 लिए थे विद ऑल दिस। इनके लिए बात मशहूर है 6,000 डायरेक्शन की, पूरी फिल्म बनाने की। हाँ, पूरी फिल्म बनाने की। कितना अरसा लगा आपको? तकरीबन शूट फिल्म को 3 महीने से 4-5 महीने लगे थे। उस ज़माने में 1,000, मैं असलम अज़हर ने मुझे टीवी पे 1,000 रुपये रखा था। बाद में आऊँगा, बात उस पर। नहीं, आपके लिए मशहूर क्या आप खासा मतलब प्रोड्यूसरों को खर्चे करवाते थे? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसलिए कि मैंने जैसे सेट लगवाया, इस तरह मैंने कलर में, अब ये पार्टली कलर फिल्म थी। होगा
नहीं, इस तरह से भी लोग जिक्र करते हैं कि भाई एक तय होता ना कि ये ऐसे होगा, लेकिन ये ऐन वक्त पे उस पर कोई न कोई तब्दीली नहीं आता। तब्दीली कर देते थे जिससे ज़्यादा टैक्स पड़ता था। मैं मतलब मैं बहुत सी बातें बता रहा हूँ। जैसे घूंघट डाय कुंवर में एक सीन था जिसमें जिसको हमने डॉक्टर बनाना था, वो उसमें हीरोइन का एक्सीडेंट हो जाता है हनीफ की गाड़ी से, तो वो हनीफ उसको लेकर आता है घर और डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर उसको जब चेक करता है तो वो कहता है कि मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये वक्ती बेहोश है, भी तो होश में आ जाएगी, थोड़ी सी चोट है। तो वो डॉक्टर मुझे बनना पड़ गया, इसलिए कि वो जिसको डॉक्टर बनना था वो साला माहौल देकर भाग गया। वो भाग गया। अच्छा, तो ये एक और सवाल करता, ये फिल्म तो सिंधी थी, हाँ। ये घूंघट सिंधी लफ्ज़ तो नहीं है? घूंघट सिंधी वैसा घूंघट लाए कुंवर सरचन था, भी ससी पुनू में गाना था। हाँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये है कि ये घूंघट है सिंधी। अच्छा, अब इसमें ये ससी पुनू का एक गाना था, ये रूबीना ने गाया था, घूंघट लाए कुंवर सरचन का मुंह न मटज। ये रशीद अहमद आशारी ने लिखा था। अच्छा है। तो अब उसमें आपने जो बताया कि उसमें खर्चा, तो वो मुग़ल आज़म की जैसे शूटिंग करने जाते थे, उसमें 8 लड़कियां कोरस की, हीरोइन, साइड हीरोइन, हीरो, मतलब मलिक अनोखा को मैंने इंट्रोड्यूस किया था एज ए कॉमेडियन, पहली मरतबा मैंने उसको। तो मैंने बताया था पूरी काशी, कमर शायद अब इंतकाल कर गया, कमर मेमन जो, हाँ विलन था उसमें, वो पीटीवी के बहुत ड्रामों में, बहुत रेडियो पे भी आर्टिस्ट था तुम्हारे यहाँ। बेसिकली रेडियो आर्टिस्ट। हाँ, तो बाद में उसने बहुत टीवी के ड्रामों में काम किया। बहरहाल साहब वो फिल्म बन के तैयार हो गई अल्लाह के फजल से, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, 2 नफल पढ़े। मैंने कहा या अल्लाह मेरी अब इज़्ज़त रख देना। फिल्म ने वो बिज़नेस नहीं किया जो करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंसिव फिल्म थी उस ज़माने में। सिंधी फिल्म जो थी वो 75,000 से लेकर 1.25 लाख तक बनती थी बस। मेरी फिल्म में खर्चा हुआ था 2.5 लाख रुपए। मतलब है आप भी के आसिफ की तरह मुग़ल आज़म ही बना रहा था कि बिल्कुल के आसिफ को मैंने लंदन में मुग़ल आज़म मैंने देखी थी, और मुझे फरीद वो ईरानी याद है। आपको ये भी मज़े की बात बताऊं कि राज कपूर का एक कैमरामैन होता था, राधू कर्माकर, उसका एक शागिर्द था जो हमें पढ़ाता था, लाइटिंग पढ़ाता था। अच्छा। और वो उर्दू में बात करता था, मुझे कहता था, वो मुझे उर्दू में भी समझाता था। कहता था सदीकी, ये बड़ी जो लाइट देख रहे हो, इसको हम लोग इंडिया पाकिस्तान में पंजा कहते हैं। पंजा 2K की जो लाइट होती है उसको हम कहते हैं 2K। पंजा साहब एक दफ़ा बच गए, ऊपर से गिरा और मैं और कैमरामैन जान वो अपना अयूब, मेरा भी कंधा टूट जाता, उसकी उंगलियां ज़रूर वो भी अंगूठी फंस गई सोने की, वो काट के निकाली थी बाद में, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा दिया, वरना भेजा निकल जाता। वो इतनी बड़ी लाइट होती है। तो बहरहाल वो मुझे बताया करता था, बिजनेस की बात कर रहे थे कि उसने इतना नहीं किया जो करना चाहिए था। और उसके सामने फिर मुसीबत ये, पाकिस्तान हमारे सिंध में एक अजीब किस्म का माहौल था कि कंपटीशन में दूसरी सिंधी फिल्म लगा देते थे। अब उसमें सईद हारून ने फिल्म बनाई थी, नहीं ससीपुर नहीं, ये बाद में, ये हमारे ज़माने में, वो उन्होंने सामने लगा दी। उसमें मुश्ताक जंगेजी को भी मैंने हीरो बनवाया, ख़त लिखकर शेख हसन को भेजा था मैंने। उसको कॉमेडियन बनना था, वापस आया तो मुझे कहने लगा यार शेख हसन ने मुझे हीरो बना दिया शहरो फेरोज फिल्म में। लेकिन वो जो फिल्म थी वो बाद की फिल्म है, शाहरुख से पहले की फिल्म। जब ने कमाया नहीं तो मुझे, मेरे जो प्रोड्यूसर थे उसका बाप जो था, उसने मुझे कहा कि यार तुम क्यों फिक्र करते हो बेटा, हम ये समझेंगे हमारी एक जैकेट जो थी ना वो समंदर में डूब गई, सोना वो लाते थे बिस्किट्स, वो समंदर में गिर गई, और ये मेरे बेटे का शौक़ है, आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, आप जो मेरा बेटा बोलता है वो करें। वो तो मैं इसलिए खर्चा भी करता था उस फिल्म में, ये भी एक रीज़न था जिसको मैं ये फिल्म थी 4 गाने इसमें
पहली मरतबा दिस वाज कलर पार्टी कलर फिल्म, और उसमें गाने जो थे वो एक गाना एक पूरी रील, एक आखिरी वो सीन कलर थी चकोरी में, और एक गाना जो था ए वहाँ ऊँचों ने खिला मैडम नूरजान का गाना, वो कलर था जो हैदराबाद में हमने पिक्चराइज किया था, हैदराबाद में शाहीबाग में। तो साहब ये घूंघट आए कुंवर इसलिए भी एक्सपेंस में उन्होंने कहा कि जी आप फिक्र नहीं करें, मेरा बेटा जो कहता है जितना खर्चा करता है करने दो। बहुत खूब। उसके ये आपकी पहली फिल्म थी। ये मेरी पहली फिल्म थी। फिर दूसरी कब बनी? दूसरी फिल्म बादल थी, जो मेरा वो जो दोस्त इस्माइल जिसने मुझे फिल्म दिलवाई थी वो था उसका प्रोड्यूसर, और एक और उसमें उनके पार्टनर थे दाऊद पोटा थे सखर के। तो ये फिल्म उन्होंने, वो फिल्म मेरी बादल जब रश में दिखाया जेसी आनंद को, सतीश आनंद का वालिद था जेसी आनंद, और ये किसी ज़माने में एजेंट हुआ करते थे और ये फिल्मों के साथ जाया करते थे, जेसी आनंद भी और अपना वहीद मुराद का वादर जो मुराद वो भी उसमें, निसार मुराद उसका नाम था। डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए बहुत बड़े। अब बादल जब बनी तो बादल में भी जब उसको इन्होंने बुलाया अपना जेसी आनंद को, उसको जब फिल्म दिखाई ईस्टर्न रेस्टोरेंट में, रश प्रिंट निकल आया था, वो प्रिंट उसको जब दिखाया तो जैसे लाइट ऑन हुई फिल्म ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि जेसी आनंद ने आंसू पोंछ रहा था, रुला दिया फिल्म ने उसको। और उसका एक गाना था जिसने सबको रुलाया था, वो था छोटे जने अड़ी धीअर मां रूना ले लाने, हमारा फोक सॉन्ग है। रूना धीअर पर आयो धन थे इड़े अबा गोडे ते सुमारे नहीं लोली अबा। ये गाना मैं जब रूना से गवाया, रूना से मेरी दोस्ती थी बहुत ज़बरदस्त, बल्कि बहुत बात आगे भी गई थी। तो बाद में रूना जब जाने लगे तो कहने लगी जस्ट टू लेट से थी के साहब। तो उसने अपना रूना को मैंने बताया, कहने लगी मुझे इसकी मीनिंग बताएं। जब मैंने उसको मीनिंग बताई तो दोनों माँ भी आती थी ना साथ रिकॉर्डिंग में, और इनका बाप जो था वो कस्टम कलेक्टर था। ही ऑप्टेड फॉर बांग्लादेश, उसमें भुट्टो साहब नाराज़ हो गए थे। और इसकी जो बहन थी बड़ी, वो मखदूम अमीन की घर बीवी थी, दीन अलीला। तो उन्होंने मखदूम साहब को भी कहा कि इसको समझाओ, इसके बाप को। उन्होंने कहा नहीं अब तो इट इज़ हमने ऑप्ट कर लिया बांग्लादेश। तो इस तरह वो चले गए थे। तो मेरी इनसे, इनके माँ से भी बड़े ताल्लुकात, ये यहाँ रहते थे अपना तारिक रोड पे, वहीद मुराद का बंगला भी साथ में ही था, जहाँ भी शॉपिंग सेंटर बन गई वो। तो यहाँ पर इसमें उसका फिर बादल का क्या जब वो उसका बिजनेस कैसा हुआ? उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बिजनेस था। और मगर मुझे उसने सतीश ने कहा कि आई वुड लव टू बाय दिस फिल्म, मतलब ऑन एमजी कहते हैं कि आप फिल्म चलाते हैं कुछ अकाउंट पैसे देकर, उसके बाद फिर शेयरिंग हो जाती है, जो इनकम आती है वो एमजी कहलाती है कि साहब 60% आपका 40% डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उसने कहा कि आई कैन बाय दिस फिल्म बट यूर प्रोड्यूसर्स आर आस्किंग मी बिग मनी, और आउट राइट मांगते हैं कि आउट राइट हम आपको दे देंगे, इतने पैसे दो। तो बोलते हैं 3 लाख रुपए मांग रहे, मैं नहीं दे सकता, सिंधी फिल्म आई कांट अफोर्ड। बहरहाल वो फिर सिंधी फिल्म में बनना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मेरी तीसरी फिल्म थी। तो इस ज़माने में ये तीसरी फिल्म जो थी वो अलबेली फिल्म थी, और वो अलबेली की कहानी मेरी बहन, वो भी राइटर है अमीर सिद्दीकी के नाम से, उसने नावल भी लिखा हुआ है सिद्धू किनारे। स्टोरी जो उसकी बेसिक थी वो एक इटालियन नावल थी, लफ्ज़ ऑफ कारमेन, जिस पे इंडिया में जादू फिल्म बनी थी कारदार की, उसको अडॉप्ट किया था। और हमने पीरियड दिखाया था मीरों का टालपुर रूल इन सिंध, जिसमें हमने एक टालपुर बादशाह भी दिखाया था। और उसमें हमने दिखाया था कि खाना बदोश लड़कियाँ इधर आती है, और वो ईरानी खाना बदोश लड़कियाँ होती है या डाके डलवाती हैं और ये करती हैं। तो वो बादशाह जो है वो एक सिपाही को ड्यूटी लगा देता है। वो उसके बाद फिर उसमें लव, जैसे अब उसमें था जादू फिल्म में, उसने बिजनेस कैसा किया उस फिल्म में? उसने भी अच्छा बिजनेस नहीं किया था अलबेली ने। उसके बाद अलबेली के बाद फिर अब ये चौधरी, ये जो फरजंद अली मिठाई वाले थे, कुल्फी वाला मिठाई भी थी बेचती थे।
तो इनके भाई थे चौधरी शरीफ और इनका एक भाई था चौधरी रफ़ीक जो गाता था, जिसने गाना गाया था दैया रे दैया कांटा चुभा। हाँ, उसके दूसरी फिल्म भी मैंने फिर चौधरी साहब की बनाई थी, वो थी धरती दिल वारन जी। उसने मीडियम बिजनेस किया था, उसमें हमने हीरोइन जो थी वो इशरत चौधरी जो लाहौर के पंजाबी फिल्मों की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उसको बुलवाया था। वो मुझे डायरेक्शन देखकर ही हैरान हो गई थी। वो भाई वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट, वो बोलती थी यस सर, शॉर्ट जब बोलता था यस सर। साकी का बादल में रोल था, साकी ने मुझे कहा कि बुलाकर एक साइड पे मुझे लेकर गया, कहने का गुलाम इधर बात सुनो, तुम अब्दुल करीम के दोस्त हो, मेरे भाई के। रेडियो पे मैं ड्रामे लिखता था ना, तो उनसे दोस्ती हो गई थी। अब मुस्तफ़ा से भी मैं रेडियो पे मैंने बहुत ड्रामे लिखे थे, और वो ज़्यादातर अल्फ्रेड हिचकॉक के टाइप ड्रामे होते थे। अगाथा क्रिस्टी, अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत पढ़ा मैंने इनको। तो वैसे तो मैंने अल्बर्टो मोराविया मेरा फेवरेट इटालियन नावलिस्ट है, जिसके 2 नावल मैंने पढ़े, दोनों फिल्में बनी थी, एक वुमन ऑफ द रोम और एक थी टू वुमेन। ये दोनों फिल्में बन चुकी थी इस पर। तो ये टू वुमेन में तो कमाल की कहानी थी कि एक चर्च में डाकू माँ बेटी को रेप करते हैं, चर्च में डाकू। ये उसकी टू वुमेन की कहानी थी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था। तो बहरहाल ये मेरे फेवरेट राइटर थे। वैसे हेमिंगवे भी पढ़ा है, ओल्ड मैन एंड द सी, अमर जलील का फेवरेट राइटर है अमर जलील। अच्छा, और फिर मैंने अपना हमारे क्या नाम है उसके, लाहौर के जो राइटर थे सादत हुसैन मंटो, वो भी मेरे फेवरेट राइटर थे। उसके भी असमत चुगताई का रज़ाई वो भी पढ़ा, मशहूर लियाफ, सारी रज़ाई नहीं लियाफ सही, वो भी पढ़ा। तो वो मतलब चौथी फिल्म थी मेरी, वो भी चौधरी शरीफ ने ही बनाई थी। और वो कितनी फिल्में टोटल? 4 फिल्में बनाई थी मैंने, 4 फिल्में डायरेक्ट की थी। अच्छा, जैसा आपने जो फिल्में बनाई बिजनेस के एतबार से तो शायद बादल सबसे ज़्यादा कामयाब थी। दूसरे नंबर पे घूंघट लाखवार थी। और सबसे ज़्यादा मेहनत आपने किस पे की थी? सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने बादल पे की थी। बादल पे की थी। हालांकि घूंघट लाखवार पे भी कम मेहनत नहीं हुई थी, क्योंकि जो मैंने गाने पिक्चराइज किए थे वो कमाल के गाने थे। आउटडोर पे सईदाबाद में हम 15 दिन रहे थे वहाँ पर। हम लोग झंडे वाले पीरों के वो थे, मेहमान थे, और वो उनके तरफ से नाश्ता, हमने कहा नहीं जी नाश्ता और खाना आप नहीं बनाएंगे, हम खुद, हमारे आदमी हैं हमारे पास। तो हमने इस तरह उनको अवॉइड किया, लेकिन वो डेली आते थे, डेली पूछते थे। और हम उनके मुर्गी खाना था जहाँ उन्होंने खाली बाली करवा के, सफाइयाँ करवा के हमको ठहरा दिया था वहाँ। बहरहाल ये कैसे वो, इसलिए मेहनत की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप जब अपना ट्रेनिंग करके और कोर्स करके लंदन से आते हैं जी तो जो कुछ आपने वहाँ पढ़ा था किताब का, जी, वो कितना अमल हो सका यहाँ? देखिए किताब पे अमल तो यही हुआ ना कि प्रिंसिपल ऑफ सिनेमाटोग्राफी पे ही हम अमल करते थे। जो मैंने बताया कि आजकल के डायरेक्टर जिनको मालूम ही नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ सिनेमा, जिसमें एक मिसाल देता हूँ आपको कि सब कितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं शॉट लेने के लिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे देख रहे हैं, आपका और मैं आपको देख रहा हूँ, ये हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस क्या देख रहा है। मसलन एक चीज़ दिखा रहे हैं, हमने गुलदान पे कैमरा चला गया तो गुलदान किसी से बात तो नहीं कर रहा है, ये कोई वो तो नहीं है, ऑडियंस का वो है ऑडियंस। उसके बाद उसके लिए एक मिसाल देता हूँ, एक फिल्म देखी थी मैंने, इकरस फाइल। उसमें दिखाया था कि कैमरा, ये जो पुराने टाइप के फ़ोन होते हैं वो हैंडल रखा हुआ क्रेडल पे, उसके बीच से वहाँ से कैमरामैन ने शॉट लिया। ये किसका शॉट था, ये कौन देख रहा है, ये नहीं, ये डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये मतलब ये चीज़ें हमने वहाँ से सीखी। और जो यहाँ पर इनका कहने का मतलब कि वो कितनी यहाँ एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई कर सके आप। मैं बता रहा हूँ कि उसके बगैर तो आप जो भी सीखा मैंने, उसके बगैर तो फिल्म बन नहीं सकती ना, वो तकरीबन आपको करना पड़ता है। जैसे आपने उस कैमरामैन का जिक्र किया कि फड़े नहीं जाओगे तुसी, मतलब ये चलने दो। हाँ, मेरी उससे लड़ाई हो जाती थी। कराची में
मतलब 2 ही सेंटर थे पाकिस्तान में जब आपने जी हाँ, कराची और कराची बिल्कुल और ढाका। ढाका, ठीक है, तीसरा। कराची में कितनी फैसिलिटीज थी? कराची में ईस्टर्न As स्टूडियो, compared to Lahore. देखिए कराची का ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो है, ये तब बना था, ये इसका जो इक्विपमेंट था वो कोलंबो प्लान के तहत आया था। और उस ज़माने में हारून साहब जो थे, यूसुफ हारून साहब, वो बहुत बड़ी चीज़ थे। उन्होंने वो बेटे अपने भाई को, छोटे भाई को, सईद हारून को, उसने कहा जी मुझे स्टूडियो बना दे। उन्होंने ये ईस्टर्न स्टूडियो बनाया। और कोलंबो प्लान के तहत तो ब्रॉडकास्टिंग की भी बड़ी चीज बहुत, यह ब्रॉडकास्ट ही था ना। स्कूल ब्रॉडकास्ट रेडियो, हाँ, बहुत 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 चीज़ें आई। स्कूल ब्रॉडकास्ट के जमाने में जो रेडियो बाद में जापान भेजता था, यस जापान से बहुत सामान आया। कैसे आने लगे। हाँ, ठीक ठीक। तो वो जो मतलब एक स्टूडियो बन गया। दूसरा स्टूडियो ईस्टर्न स्टूडियो के पीछे ही था रमजू सेठ का, जो छिपे थे, रंग का कारोबार करते थे, कपड़ों के बड़े बड़े थान। रमजू सेठ, नहीं नहीं, स्टूडियो का नाम। मॉडर्न स्टूडियो, मॉडर्न फिल्म अच्छा, स्टूडियो। उसके पीछे जो एक कहानी हमने सुनी हुई, क्या वो सही है? वो क्या है? कि उनके जो मालिकान थे मॉडर्न के, उसने एक दिन वो ईस्टर्न में जाना चाहा उन्होंने, हाँ। वो उसने चौकीदार ने या पता नहीं किसने इनको अंदर नहीं जाने दिया। एंड दे नहीं, उन्होंने सब दीवार तोड़ के, फिर बाद में दीवार तोड़ दी थी दोनों स्टूडियो के दरमियान में, लोगों का वहाँ से आने जाना होता था। अच्छा, अब इस दरमियान में एक फिल्म मेरे साथ और शुरू हुई थी, मेरी नहीं थी, डायरेक्टर एस.वाई. अहमद, हाजी मूसा कलीम जो थे राइटर और शायर, मतलब वो भी मतलब दरबारी शायर था, कोई ऑथेंटिक शायर नहीं था। वो फिल्म थी रंग महल, उसी ज़माने में बनी थी, मेरे घूंघट डायकुमार के ज़माने में। तो वो सईद हारून की फिल्म के बाद फिर वो रंग महल भी। अब होता क्या था कि वो कहते लगे जी ये बॉम्बे में काम करके आया डायरेक्टर, और मैं जब उनके सेट पे जाता था तो वो काम बंद कर देते थे, बातें करते थे मुझे, यार बात करो, बातें बताओ, मेरे सामने शूटिंग नहीं करते थे, इसलिए कि उनको पता था कि अगर ये फड़िया ही जाएगा। तो ये है इस तरह होने के बाद। अच्छा, बहैसियत एक फिल्म डायरेक्टर जी, आप सबसे ज्यादा तवज्जो किस चीज पे देते थे? देखिए, स्क्रिप्ट पे, म्यूजिक पे, बिल्कुल, एक्टर पे, बिल्कुल। लोकेशन पे? देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका बुनियाद होता है, पहले जो स्ट्रांग बुनियाद होता है वो होता है स्क्रिप्ट, कहानी, और फिर स्क्रीन प्ले। अब मैंने पहली फिल्म में अदबी लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अमर जलील ने डायलॉग लिखे थे और सही मंजूर नकवी ने गाने लिखे थे। कि घूंघट डायकुमार में कि उसमें वो कहता है कि लड़की के बाप को कहता है कि तू वो वल ॿुधिया न विचरण दिया, हाँ, बोला उन्हीं वांगुरु तू विचरण तो वञी, मतलब जलील के वो जो डायलॉग है। और बादल में एक डायलॉग था उसका, अढाई जन पैसनि सां पंहिंजे अज़मत जो ताजमहल, त जीअं असां जहिड़ा हिन जे आॾो पाण खे कमतर महसूसु कनि। पंहिंजो औरत अॼु मां तुंहिंजे लाइ एॾी दौलत आंदी आहे जो तोखे हुन में दफ़न करे छॾींदुसि। अमर जलील जा डायलॉग। उसको अमर बेल तो नहीं कहते उर्दू में? अमर बेल, वो अमर बेल कहते हैं उर्दू में। कैसे कहते हैं उनके? उनखे वल, कहिड़ी वल चो, न न वल चवंदा आहिनि, वल माना आहे बहरहाल, यार नालो मूंखे कोन विछड़ियल वल चवंदा आहिनि या विचो, विछड़ी वल, अला सुठो नालो वारो। बहरहाल वो जलील, वो डायलॉग हुन में, त जलील जा, को खा जाती है। हाँ, वो पूरी छिप हो जाती है। तो फरीद नवाज बलोच उसको बोलता था मुहाजिर बेल। तो बहरहाल साहब वो बात कर रहे थे हम कि डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर किन बातों पे ज्यादा तवज्जो? हाँ, तो एक तो स्क्रिप्ट हो गया, दूसरा आपके पास महबूब डायरेक्टर की बात बताऊंगा, महबूब अली की, इंडिया के डायरेक्टर की, जैसे आन बनाई थी, जैसे मुगल ज़मीनी सारी जिसने मदर इंडिया बनाई थी। उसकी बात बताऊंगा, वो टीम अच्छी लेता था, कैमरामैन नंबर 1, राइटर नंबर 1, सब वो अपना एक्टर, टॉप के एक्टर लेता था, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद। तो वो मतलब टीम भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, वरना फिर आप कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। ऐसे अब ये सिंधी फिल्मों का जो जवाल आता है, जब आप पूछेंगे तो मैं उस पर आऊँगा कि जवाल क्यों आया था, ये बाद में बात होगी। जवाल तो उस वक्त चले पूरी पाकिस्तान फिल्म नहीं, फिर एक बार और भी था, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे आया, सिनेमा हाउसेस तो टूटने लगे, स्टूडियो टूटने लगे,
लेकिन हमारे हिंदी फिल्मों का बॉल जो था वो लियारी में चला गया। लेकिन देखिए ना, सिंधी फिल्मों में 56 में पहली फिल्म बनी, 56 में, 97 97 में, 97 58 में, 1956 नहीं में, 97 सर। 97 नहीं, की ना- यार, 1956 97 तो की बात थोड़ी हो रही है। भाई मैं बता रहा हूँ, फिल्म 1956 में बनी, 56 में उमर मारवी। हाँ, फिर 57 में कोई नहीं बनी, नहीं भाई, 58 में 3 फिल्में बनी, हाँ बनती नहीं फिर तो। उसके बाद 10 साल का गैप है, फिर बनती है 68 में हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो उस वक्त अभी इनकलाब नहीं आया नहीं था। आया था, यहाँ क्यों ठीक इतना चल ज्यादा यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वो जो सिंधी फिल्में जैसे ससी पुनू थी, जैसे पराई ज़मीन थी, जैसे उसके बाद कुछ फिल्में थी, रंग बैल भी थी, कुछ और भी थी, वो फिल्में जो थी जैसे बताया हमने 3 फिल्में, छोटा पुत्र संध्या। छोटा पुत्र संजय नहीं बहुत अच्छी चली थी। अच्छा, और वो जो जिसकी आगा सलीम ने कहानी लिखी थी वो तो अब जीजेल माओ नहीं, ना, ना, ना ना आपदा ने गाने गाए थे। हाँ हाँ वो आपदा और यूसुफ ने वो थे धरती लाल धरती लाल को, और वो बात की बात है सब। अच्छा अब वो उसमें उसके बाद मैंने टीम जैसे बताया, तो अब वो महबूब साहब अच्छी टीम लेते थे, अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो भी सही होनी चाहिए, मतलब इट शुड गो इन द गुड हैंड्स, ताकि उसकी वो पब्लिसिटी भी कर सके